तो हेलो साथियों, तो ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और कौन से महीने का, अगस्त महीने का 3rd वीक इसमें हम कवर कर रहे हैं, यानी कि 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि डीआरडीओ ने अभी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का भी सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया है? नाम जरूर याद रखेंगे, गौरव इसका नाम है। कुछ दो चार बातें इससे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसका सफल परीक्षण कहां से किया, उड़ीसा के तट से। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का हमने पहला सफल परीक्षण किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीआरडीओ ने किया है। और किस फाइटर जेट से किया, ये प्रश्न पूछेंगे तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया। और याद रखना, ये जो गौरव है जो कि हवा में लॉन्च किया जाने वाला एक ग्लाइड बम है, इसका अगर वजन आपसे पूछेंगे तो 1000 किलोग्राम है। इसका निर्माण किसने किया, बनाया किसने? तो हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने इसको बनाया है। ग्लाइड बम का क्या मतलब होता है? किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से इसे छोड़ा जाता है तो इसे हम ग्लाइड बम बोल रहे हैं। ये दो चार बातें याद रखेंगे। बाकी डीआरडीओ की स्टैटिक भी अगर मैं आपको बता दूं एक बार, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। चेयरमैन है समीर वी कामत और मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखिएगा इसका आंसर। बाकी अगर थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी केन्या पुरुष क्रिकेट टीम ने कोच बनाया है, हेड कोच एक भारतीय को बनाया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम डोडा गणेश है, बस इतना सा याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहे, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कीजिएगा, कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे अभी रामसर स्थल बनाया गया है? तो ये तो आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। एक्चुअली में अभी हमारे जो रामसर स्थलों की सूची है उसमें 3 और रामसर स्थल अभी शामिल कर लिए हैं, जिसमें से 2 तमिलनाडु से है। एक है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और एक है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, और एक मध्य प्रदेश से है जिसका नाम है तवा जलाशय। तो इस तरह से टोटल रामसर स्थल अगर देखेंगे अब भारत में कितने हो गए हैं, आज के समय में 85 हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा राज्यों में भी अगर सबसे ज्यादा देखें किसके पास है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ पे अब 18 वेटलैंड यानी कि रामसर स्थल हो चुके हैं। रामसर ये ईरान का एक शहर है रामसर, और यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए तो आप 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हो, ये याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कई बार, अभी आप लोग बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक यानी कि नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, राहुल नवीन इनका नाम है। पूछे इन्होंने किनका स्थान लिया है? संजय कुमार मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया है। अगर प्रवर्तन निदेशालय की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। ये आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। सिंपल सा, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आप याद रखना बस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? राहुल नवीन बन गए हैं। बाकी विकास लखेरा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, और प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। इस पद पर आने वाली ये दूसरी महिला है। फिर अगला प्रश्न है, ये भी अपॉइंटमेंट पे है, कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या यूं कहूं कि स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो इनका आंसर होगा पी हरीश। और किन के स्थान पे आए हैं? रुचिरा कंबोज, जिन्होंने कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, तो पी हरीश का नाम जरूर याद रखेंगे आप। बाकी ऑप्शन देखो, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे, और मनोज मित्तल ये अभी सिडबी के सीएमडी बने थे, और रॉबर्ट जे रवि ये अभी बीएसएनएल में सीएमडी बने थे। फिर पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि हमारे गृह सचिव होम सेक्रेटरी अभी कौन बन गए हैं? तो इनका आंसर होगा गोविंद मोहन। अभी आगे एक प्रश्न आएगा, वहां पे जितने भी मंत्रालयों में नए सचिव बने हैं वो सारे एक साथ मैं आपको वहां पे रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी देख लो, गोविंद मोहन इनका नाम है, ये हमारे नए होम सेक्रेटरी बन गए। फिर पूछ रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 अगस्त को मनाते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में यहाँ पे शायद क्वेश्चन इरेज हो गया, पता नहीं कैसे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 2021 में मोदी जी ने इसको मनाने की घोषणा की थी, तो याद रखना कब? 14 अगस्त को।
फिर पूछ रहे हैं अभी 15 अगस्त 2024 को बनाए गए स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम विकसित भारत है, याद रखना। 78th नंबर का हमारा ये इंडिपेंडेंस डे था, इस बार का थीम विकसित भारत थी। फिर पूछ रहे हैं केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सोलर विलेज ये विकसित किए जाएंगे? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो हमारा जो मंत्रालय है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उसके द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ये मॉडल सोलर विलेज को विकसित करने के अभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या होगा इसमें? इतना सा याद रखो, देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। और अगर पूछे कि ये योजना कब शुरू हुई थी, जो पूछा जा सकता है, तो याद रखना 15 फरवरी 2024 को हमारे घरों की छतों पर सोलर प्लेट्स लगाए जाएंगे और इसके लिए इसमें सब्सिडी दी जाती है, ये योजना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह किस कला से संबंधित थी? तो आंसर होगा मिथिला चित्रकला। और ये कहाँ की है? तो याद रखना बिहार की। तो मतलब इनका संबंध बिहार से था। और ये जो मिथिला पेंटिंग होती है ना, इसे मधुबनी आर्ट भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच, बॉलिंग कोच कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है मोर्ने मोर्केल, इनका नाम है। और ये कहाँ से हैं? तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका से हैं। वैसे हमारे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है वो कौन है? वो आप सभी जानते हो, गौतम गंभीर है। ये बॉलिंग कोच की मैं बात कर रहा हूँ, बॉलिंग कोच बन गए हैं ये, इनका नाम ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर, इसको लिखो यहाँ पे, दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर ये किस देश में खोजा गया है? तो ये टर्की में, जिसे आप तुर्कीये कहते हैं, उसका नया नाम तुर्कीये है। तुर्कीये के गेबेकली तेपे नामक स्थान पे ये खोजा गया है। ठीक है, तो तुर्कीये याद रखना। और मैप में मैं आपको दिखा दूं, ये रहा तुर्कीये। और इसकी अगर कैपिटल की बात करेंगे तो अंकारा होती है, करेंसी टर्किश लीरा है, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। फिर पूछ रहे हैं अभी हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को अभी रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये पीआर श्रीजेश की है। आपको पता है मेंस हॉकी टीम के ये अभी तक गोलकीपर थे, लेकिन अभी पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। पेरिस ओलंपिक में हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, किस टीम को हरा करके? ये जरूर याद रखना, स्पेन को हरा करके। और उसके बाद अभी जूनियर मेंस हॉकी टीम का इनको हेड कोच भी बनाया गया। और अभी हॉकी इंडिया ने इनकी जो जर्सी थी जिसका नंबर 16 था उसे रिटायर कर दिया। रिटायर करने का मतलब ये हो गया कि इनकी जो 16 नंबर की जो जर्सी थी अब वो कोई खिलाड़ी नहीं पहनेगा। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था, आपको याद होगा। उसी तरह से इनकी को कर दिया गया है। ये केरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप राज्य पूछोगे तो केरल से बिलोंग करते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले अभी किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल का। राम नारायण अग्रवाल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डीआरडीओ के मशहूर वैज्ञानिक थे राम नारायण अग्रवाल, अभी इनका निधन हो गया। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में इनको जाना जाता था। वे अग्नि मिसाइलों के पहले कार्यक्रम निदेशक भी थे। अग्नि मैन, मैंने आपको कहा, इस नाम से उनको जाना जाता था, याद रखना। पद्मश्री 1990 में मिला, पद्म भूषण सन 2000 में इनको मिल चुका है। ठीक है, तो अग्नि मैन ऑफ इंडिया कौन? राम नारायण अग्रवाल, इतना सा आप याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं, जर्मन वैज्ञानिक थे सर रुडोल्फ डीजल, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक थे सर रुडोल्फ डीजल, उनकी याद में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो आंसर होगा मंकी पॉक्स को। तो अभी WHO ने मंकी पॉक्स बोल दो, ये इसका पहले नाम बदल दिया गया था, आपको याद हो तो एमपॉक्स कर दिया गया था, और इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अभी इसने घोषित किया है। और 2 साल में ये दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। मंकी पॉक्स ये चेचक के जैसी एक वायरल बीमारी है। WHO की बात करें स्टैटिक, तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड है टेड्रोस अधानोम। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर होगा भारत ने। भारत ने इसकी मेजबानी की है, तो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। और थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। फिर आपसे पूछ रहे हैं हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने किसानों से संवाद के लिए अभी किस नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किसान की बात। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? याद रखना, शिवराज सिंह चौहान इनका नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी समाप्त हुए नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा नासा से।
एक्चुअली में नासा ने 2009 में ये जो नियोवाइज टेलीस्कोप इसको लॉन्च किया था और अभी से समाप्त कर दिया है। नियोवाइज का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो इसे आकाश का सर्वेक्षण करने, क्षुद्र ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष में कुछ धुंधली आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फाइनली भी इसे बंद कर दिया है नासा ने। फिर पूछ रहे प्लास्टिक खाने वाले कवक, कवक यानी कि होता है फंगस, इसकी अभी खोज किसने की है? तो आंसर होगा जर्मनी ने। मतलब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कवक खोजा, एक ऐसा फंगस खोजा है जो प्लास्टिक खा सकता है और इसका नाम क्या है? माइक्रोफुंगी इसका नाम है। अच्छा, 2-3 पॉइंट यहाँ से जरूर बताऊंगा। स्टडी ऑफ फंगस, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवाल यानी कि एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल ये किससे बनी होती है? तो याद रखना काइटिन से, जबकि प्लांट्स की यानी कि पौधों की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जर्मनी की स्टैटिक देख ले एक बार, ये रहा मैप में जर्मनी और बर्लिन इसकी कैपिटल है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलाफ स्कोल्स। और जर्मनी से एक पॉइंट जरूर बता दो, करंट अफेयर्स का पॉइंट है कि अभी साउथ कोरिया में यूनाइटेड नेशन कमांड, संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश ये अभी जर्मनी बन गया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हुरुन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन बताई गई है? तो आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा बताई गई है। किसके अनुसार? याद रखना, हुरुन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। और ये है कौन? ये HCL कंपनी की चेयरपर्सन है। और आपको याद होगा इसी साल इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो 2 बार इनका नाम न्यूज में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ये नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। फ्लोटिंग सोलर पार्क बोलूंगा, फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पे किस नदी पे अगर पूछेंगे तो नर्मदा नदी पे। इसकी अभी कैपेसिटी 90 मेगावाट है और इस तरह से ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। इतना आप ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हर घर हर गृहिणी योजना अभी किसने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। क्या है इस योजना में? तो इसमें जो BPL परिवार की महिलाएं हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये है इस योजना में, तो ध्यान रखना हरियाणा ने इसको शुरू किया है। फिर पूछ रहे मिस्टर क्लीन के नाम से कौन मशहूर थे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मारक का निधन हो गया? मिस्टर क्लीन के नाम से ये मशहूर थे। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। ये मेघालय में 1993 से लेकर 1998 तक मुख्यमंत्री रहे थे और भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए, प्रयासों के लिए उन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। मेघालय की स्टैटिक जरूर देखेंगे एक बार, पहले आप मैप में देख लो। ये रहा मेघालय, कैपिटल शिलोंग होती है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और नए गवर्नर अभी बने थे CH विजय शंकर इनका नाम है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे थाईलैंड की अभी नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो इनका नाम याद रखेंगे आप, पेतोंगतार्न शिवानात्रा इनका नाम है। अभी तक थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्रेता थावेसिन, उन्होंने अभी आपको पता इस्तीफा दे दिया था और कारण भी मैंने आपको समझाया था डिटेल में डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो अभी सिंपल सा आपको याद रखना है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री शिवानात्रा बन गई है और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है और कह सकते हो दूसरी महिला प्रधानमंत्री है यहाँ की। फ्यू थाई पार्टी से बिलोंग करती है। थाईलैंड की स्टैटिक में आपको दिखा दो, पहले तो ये देखो मैप में रहा थाईलैंड, कैपिटल इसकी बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत। हमने कहा प्रधानमंत्री शिवानात्रा, इनका नाम याद रख लो। शिवानात्रा हमें याद रह जाएगा, शिव भगवान से, है ना। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, इसका पुराना नाम सियाम है। मैत्री अभ्यास हम इसके साथ करते हैं, इस बार अयोध्या हमने करना स्टार्ट किया है। फिर आपसे पूछ रहे और ये वो प्रश्न है जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट जो अभी सचिव बने हैं मंत्रालयों में वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न तो क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सचिव सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीप्ति उमाशंकर हो जाएगा। अब ये दीप्ति 2 नाम है, ठीक है, दोनों नाम मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले हम पूरा देखते हैं मामला क्या है कि मतलब कौन कौन से अपॉइंटमेंट है मंत्रालय में सचिव के। राष्ट्रपति जी के सचिव दीप्ति उमाशंकर बन गई है और एक दीप्ति है ये वाली दीप्ति गौड़ मुखर्जी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में ये सचिव बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी जो हमारे नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी है उनका नाम क्या है, राजेश कुमार सिंह है। ये किनका स्थान ले रहे हैं,
ये गिरिधर अरमाने का स्थान ले रहे हैं। ये अभी 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। उसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री में जो नए सचिव है उनका नाम पुण्य सलीला श्रीवास्तव है और ये स्थान लेंगे अपूर्व चंद्रा का। और ये अपूर्व चंद्रा भी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ के नए सचिव बन जाएंगे, तो ये दोनों याद रखना। उसी तरह से आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में नए सचिव ये किटिकिला श्रीनिवास बन गए और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सचिव चंद्रशेखर कुमार बन गए हैं। वहीं कैबिनेट सचिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, राजीव गौबा हुआ करते थे अभी तक, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब नए बन गए टीवी सोमनाथन। ये आपको जरूर याद रखना है। गृह सचिव हमने देखा गोविंद मोहन और विदेश सचिव विक्रम मिश्री और इस्पात सचिव, इस्पात यानी कि स्टील मंत्रालय में सचिव संदीप पौंडरिक इनका नाम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये सारे सचिव वाले मैंने आपको यहाँ पे एक साथ करवा दिए, इनको ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना अभी शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना यहाँ पे शुरू की जाएगी। इसमें युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और सरकार का लक्ष्य है इस योजना के थ्रू 10 लाख नए MSME स्थापित करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। योजना का नाम याद रखना, किसने शुरू किया वो याद रखना। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया ये योजना है क्या। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया था? तो स्वीडन ने दिया था। एक्चुअल में ये जो स्वीडन देश है ये प्रवासियों की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। पहले तो जो बाहर से दूसरे लोग यहाँ पे आके बसते थे उनके लिए ये नियम थे कि आप देश छोड़ के जाओ, हम आपको पैसे देंगे। और अब तो खुद के नागरिकों पे भी इन्होंने ये ऑफर लागू कर दिया है कि भैया देश छोड़ के चले जाओ और हमसे पैसे ले जाओ। कितने रुपए ले जाओ? तो 10,000 स्वीडिश क्रॉन, और अगर भारतीय रुपए में बात करोगे तो लगभग 80,000 रुपए देते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम भी चले जाओ और 40,000 रुपए ले जाओ, आने जाने का किराया भी ले जाओ, बस चले जाओ यहाँ से। स्वीडन की बात कर लेते हैं एक बार। ये रहा मैप में स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है। और स्वीडन से एक पॉइंट मैं आपको जरूर बता दूं, याद दिला दूं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी साल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जारी किया था, जिसमें भारत 63 नंबर पे था और उसमें टॉप पे स्वीडन ही था। फिर पूछ रहे अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में किसे भारतीय फ्लैग बियरर यानी कि ध्वजवाहक बनाया गया है? तो याद रखना सुमित अंतिल को और भाग्यश्री यादव को। सुमित अंतिल का संबंध किससे है पूछेंगे तो भाला फेंक खिलाड़ी है और भाग्यश्री यादव ये शॉर्ट पुटर है। क्या है? शॉर्ट पुट करती है। तो इन दोनों के नाम याद रखना। वहीं पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक कौन थे और वहां पे क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक कौन थे? ये दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इनके उत्तर दीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पे किसे दिया गया? तो ये मूवी है अट्टम। तो पहले तो आप ये याद रखना 2022 के लिए ये 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। कौन देता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको देता है, इसे जारी करता है। और किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा। अब मेन हम आते हैं लिस्ट पे जो आपको याद रखनी है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला है। अट्टम ये एक मलयालम फिल्म है और इसके डायरेक्टर कौन है? आनंद एरिकेशी इसके डायरेक्टर हैं, याद रखना। बेस्ट एक्टर के अवार्ड आपको याद रखना है ऋषभ शेट्टी को मिला है इनकी मूवी कांतारा के लिए। कांतारा एक कन्नड़ फिल्म है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस में दो है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन को तो एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है तिरुचित्राम्बलम उसके लिए, और एक गुजराती फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, उसमें काम किया मानसी पारेख ने और उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो दो है नाम, दोनों मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई मूवी के लिए, इनकी फिल्म आई थी ऊंचाई उसके लिए। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का मैं आपको बता दूं तो गुलमोहर को चुना गया है। गुलमोहर इसमें एक्ट किया है मनोज बाजपेयी ने और इसके डायरेक्टर का नाम है राहुल वी चित्तेला। तो वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो काम के हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कम से कम ये तो आप जरूर याद रखिए। किसकी बात की हमने? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और इन्होंने मिशन कर्मयोगी पोर्टल के तहत इनको अभी लॉन्च किया है। अब बात करें मिशन कर्मयोगी ये क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था?
तो इसे पीएम मोदी ने सन 2020 में लॉन्च किया था और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, जो हमारे सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी क्षमताओं का विकास करना, उसे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसी के अंतर्गत अभी ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ध्यान रखना कौन से पोर्टल है और किसने लॉन्च किया है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 और SR0 उपग्रह को अभी लॉन्च किया है। किस लॉन्च व्हीकल से? तो SSLV D3। SSLV का मतलब हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 और डी का वैसे मतलब होता है डेवलपमेंटल, और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। मतलब ये जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये स्मॉल सैटेलाइट्स, जो कम वजन के सैटेलाइट्स होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, याद रखना। और अगर इसका वजन भी मैं आपको बता दूं, 175.5 किलोग्राम है। और ये 2 सैटेलाइट लॉन्च करे हैं, दोनों के नाम याद रखना। ये जो दूसरा वाला सैटेलाइट है, ये भी एक छोटा सैटेलाइट है। इसे चेन्नई के SRM पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बनाया है। कहां से लॉन्च किया अगर बात करोगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसरो के भी एक बार मैं आपको स्टैटिक बता दूं जरा। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में, बेंगलुरु में मुख्यालय है, अध्यक्ष है S सोमनाथन, मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, स्काई ट्रैक्स की 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में अभी शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा कतर एयरवेज। ये इसमें टॉप एयरलाइंस बताई गई है स्काई ट्रैक्स के अनुसार। वहीं एक भारतीय एयरलाइंस है जिसका नाम है विस्तारा, और इसको भारत, या यूं कहूं कि पूरे दक्षिण एशिया में बेस्ट एयरलाइन का दर्जा दिया गया है। वैसे पूरे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो ये 16वें स्थान पर है, पूरे वर्ल्ड में टॉपर कतर एयरवेज है, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं, अभी 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध किससे है, मतलब कहां पर है ये? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो यूनेस्को की एक्चुअली इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, और इन्होंने हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 भौगोलिक संरचनाओं के, यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के जो नाम है, वो सम्राट अशोक के नाम पे अशोक रख दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे चंद्रगुप्त रख दिया और कल्पतरु रख दिया। भारतीयों के नाम पे ही इनके नाम क्यों रखे गए? क्योंकि इनकी खोज भारत ने ही की थी। अब यहाँ पे भौगोलिक संरचनाओं से क्या मतलब है, जैसे कि पानी के नीचे यहाँ पे पहाड़ मिल गया, कोई ज्वालामुखी पर्वत मिल गया, तो इनकी खोज पहली बार की और भारत ने की, और इसीलिए इनके नाम भारतीयों के नाम पे रखे हैं। क्या नाम है? सिंपल से याद रखेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। कहाँ पे? हिंद महासागर के नीचे, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, पहले तो ये प्रश्न आ जाएगा कि जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ये कब शुरू हुई थी? इसको शुरू तो पीएम मोदी ने ही किया था। कब किया था? तो 15 नवंबर 2023 में। आपको पता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और जनमन का फुल फॉर्म क्या होता है? जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान योजना, जिसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था? जो पीवीटीजी है, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, उनके उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो बस इसी योजना के अंतर्गत अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहला मकान बनकर तैयार हो गया है, और यही प्रश्न था, आंसर इसका मध्य प्रदेश होगा। ध्यान रखना। योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी और क्या उद्देश्य है, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही थी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना, इसका संबंध किससे है? सिंपल से याद रखेंगे, महाराष्ट्र से ये संबंधित है, और इसको जोड़ने से क्या होगा? विदर्भ क्षेत्र के 6 जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई हो, याद ध्यान रखना। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जरूर याद रखना। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों को जोड़ने की परियोजना से। और ये भी इंपॉर्टेंट नाम है कि अभी इनका निधन हो गया, हमारे जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, तो जरूर इनका नाम आपको याद होगा, और अब तो और ज्यादा याद रखना है। राकेश पाल इनका नाम है। जब ये डायरेक्टर जनरल बने थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो कौन से नंबर के बने थे पूछेंगे तो 25वें नंबर के थे। हार्ट अटैक आया और इसके कारण अभी इनका निधन हो गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बारे में भी मैं आपको एक बार बता दूं कि इसकी स्थापना होती 1 फरवरी 1977 में। किसकी सिफारिश पे पूछेंगे तो रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे। पहले डायरेक्टर जनरल V.A. कामत हुआ करते थे, और मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। अब कोई नए डायरेक्टर जनरल जरूर बनेंगे, वो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब भी बनेंगे सबसे पहले आपको क्रिक एग्जाम चैनल पे पता चल जाएगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर पूछ रहे हैं अभी MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा अनंत दर्शन शंकर को। ये भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं, अनंत दर्शन शंकर इनका नाम है, और इनको भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ये MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन देता है? रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ने ये सम्मान दिया है। इन्हें जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए ये सम्मान मिला है। अब MS स्वामीनाथन से एक पुरस्कार हमने इसी साल पढ़ा था, कौन सा पुरस्कार है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार इस साल जनवरी में पढ़ा था। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने वो सम्मान दिया था। किसे दिया था? BR कंबोज को दिया था, याद रखना। और यहाँ पे जो हमने ये पुरस्कार पढ़ा है ये है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। दोनों मैंने आपको बता दिए ताकि आप कंफ्यूज न हो एग्जाम में। MS स्वामीनाथन से भी याद रखना, अभी 2024 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। वैसे विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, ये आपको पता ही होगा। और इनकी बेटी का नाम क्या है? चलो बेटी का नाम, पुत्री का नाम आप लोग बताएंगे, इनकी बेटी का नाम क्या है जिसको अभी भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार बनाया था। ये एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, यहाँ पे उत्तर दीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 अगस्त को मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम याद रख लो, एन एंटायर डे इसकी थीम है। वैसे 19 अगस्त को 2 दिवस और मनाए हैं, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, और संस्कृत दिवस ये भी हमने 19 अगस्त को मनाया, क्योंकि आपको पता है रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस होता है, और सावन महीने की पूर्णिमा जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं उस दिन ये दिवस होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी RBI ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का MD CEO बनाया है, तो आंसर होगा S सुकुमारन नायर को। इन्होंने किनका स्थान लिया? S कृष्णन का स्थान लिया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की स्थापना होती है 1921, थुथुकुडी तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी टैगलाइन होती है। वैसे इन सब में अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये हो जाता है CS शेट्टी का, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी ये चेयरमैन बने हैं। बाकी ये जानते हो नेशनल हाउसिंग बैंक के MD CEO बने थे, और सिडबी के CMD बने मनोज मित्तल। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये याद रखना, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कश्मीर में पहली बार इस तरह का कोई पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है, आयोजन किया नेशनल बुक ट्रस्ट ने, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है CBI अकेडमी, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकेडमी, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गाजियाबाद UP में है। और इसका ये सदस्य बनने वाला या कौन से नंबर का सदस्य बन गया है, तो आंसर होगा 10वें नंबर का। इतना सा आप याद रखें। बाकी एक बार इंटरपोल की हम बात कर लेते हैं, स्टैटिक देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है 1923 में। लियोन फ्रांस में मुख्यालय है, सदस्य देश 195 में, और हेड है अहमद नसर अल रईसी। वैसे CBI डायरेक्टर भी याद रखना प्रवीण सूद होते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी 17वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे शुरू हुआ था, तो ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में हुआ था। और इसका आयोजन कौन करता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मंत्री जरूर याद रखना कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। हिंदी में बोलोगे तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं ये। तो जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। अभी 17वें नंबर का एडिशन की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन रायपुर में हुआ। फिर पूछ रहे हैं एक बुक है जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसको अभी लॉन्च किया गया। किसने इसको लिखा है, किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो भीम सिंह आंसर होगा। राज्यसभा सांसद है भीम सिंह, इन्होंने ये बुक लिखी है। बुक का नाम याद रखिएगा। मतलब ये जो बुक है ये उन कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताती है जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। बाकी लॉन्च किसने किया है? लॉन्च हमारे जो राज्यसभा के उप सभापति है हरिवंश नारायण सिंह ने, इन्होंने तो लॉन्च किया है, लिखा है भीम सिंह ने। बुक का नाम ये रहा। फिर पूछ रहे हैं अभी कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला भी तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो ये उड़ीसा बन गया है। लेकिन याद रखना इसमें एक दिन की ये छुट्टी दे रहे हैं, और ये तीसरा राज्य बन गया ऐसा करने वाला। आप जानना चाहोगे इससे पहले 2 राज्य कौन से हैं? बिहार और केरल ऐसा कर चुके हैं पहले। बिहार में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है और केरल में 3 दिनों की छुट्टी दी जाती है। तो ये आप याद रखना कि अब उड़ीसा भी इस तरह की छुट्टी देगा। उड़ीसा की बात कर ले
तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होती है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है और गवर्नर है रघुवर दास। ये रहा मैप में उड़ीसा। और ये रही यहाँ पे चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड अभी किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने ये दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड अभी जारी किया है। इससे मार्केट में से जो पैसा उठाया जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा अमेजन रिफॉरेस्टेशन के लिए, अमेजन में पुनर्नवीनीकरण करने के लिए। और इस बॉन्ड के जरिए कितना पैसा उठाया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं, $225 मिलियन। कौन? वर्ल्ड बैंक। इसी तरह से एक पॉइंट में आपको याद दिलाऊं, वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था, वो भी ध्यान में रखना। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक भी देख लो एक बार। 1944 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्रेसिडेंट है अजय बंगा, भारतीय मूल के, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एक बार याद रखना। और अभी हमने पढ़ा था, इसकी एक रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अब नहीं आती, उसकी जगह नई रिपोर्ट लेकर के आ रहा है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका नाम है। फिर पूछ, सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया, कौन थे वो? वैसे तो आंसर लगा हुआ है यहाँ पे, पूर्व सेना प्रमुख थे। अच्छा, ये जरूर याद रखना, ये कब से कब तक ये भी मैं आपको बता दूं, सन 2000 से लेके 2002 तक ये रहे थे हमारे आर्मी चीफ। लेकिन अभी हमारे न्यू आर्मी चीफ बन गए हैं, उनका नाम याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी उनका नाम है। नेवल चीफ भी नए बन गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम है। और एयर चीफ मार्शल भी याद रखो, ये तो वही पुराने वाले हैं, विवेक राम चौधरी इनका नाम है। दूसरे नंबर के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान इनका नाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख अभी तक कौन होंगे ये हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो राकेश पाल थे उनका निधन हो चुका है, 25वें नंबर के थे, इनका निधन हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती को मनाया जाता है। वैसे राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि आती है वो आती है 21 मई को। अब ये मेरा आपसे होमवर्क प्रश्न होगा, इनकी पुण्यतिथि को, डेथ एनिवर्सरी को कौन सा दिन हम मनाते हैं, ये आपको बताना है। बाकी 20 अगस्त को 2 दिवस और याद रखेंगे, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, और वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में भी मनाते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मैं आपको बता दूं क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, रोनाल्ड रॉस उनका नाम था, उन्होंने सबसे पहले 20 अगस्त 1897 का वो दिन था जब उन्होंने एक खोज की थी। क्या खोज थी वो? कि जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो परजीवी है, वो एक मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में पाया जाता है, पहली बार उस दिन उन्होंने खोजा था, इसीलिए उस दिन को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो 20 अगस्त को ये 3 दिवस याद रखना। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मान्याचिवाड़ी। और ये सोलर विलेज महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो सतारा जिले में है। सोलर विलेज मतलब यहाँ पे जो जितने भी घर हैं, हर घर के छतों पे सोलर प्लेट्स लगा दी गई है। ये महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज है। लेकिन देश का अगर पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, यही वही सोलर विलेज अगर आपसे पूछेंगे तो गुजरात का मोढेरा गांव आंसर करना है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे पूरी शीट है सोलर से संबंधित, अभी तक जितने भी डेली करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न पढ़े थे वो तो मैं आपको रिवाइज कराता ही हूँ, फिर भी मैंने शीट यहाँ पे लगा दी, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो डेली करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर देखते हैं जो स्टूडेंट, उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे कितनी बार बोल बोल के आपको रिवाइज कराता हूँ। फिर भी ऑप्शन आपके सामने, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। हम तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा केरल। ICRT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो अभी केरल टूरिज्म को ये ICRT गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, ये याद रखिएगा। क्यों मिला है? केरल टूरिज्म के द्वारा रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। क्यों मिला, किस कैटेगरी में मिला, ये भी देख लो। स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने के लिए लगातार तीसरी बार से ये अवार्ड मिला है। सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में, ये अवार्ड किसे मिला? केरल टूरिज्म को मिला है। और मैंने आपको बताया था इसी साल केरल पर्यटन ने अभी डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा या पाटा कुछ भी कह दो, पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 भी जीता है। यहाँ पे पेटा का मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने उच्चतम 5 स्टार ग्रीन टैग से अभी किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया है? तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बेंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको।
क्यों मिला ये सम्मान इनको? जलवायु परिवर्तन से निपटने यानी कि कार्बन मैनेजमेंट के लिए, पर्यावरणीय जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इन्हें ये ग्रीन टैग दिया गया है, 5 स्टार ग्रीन टैग दिया गया है। किसने दिया ये भी मैंने आपको बता दिया, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। इतना सा याद रखना। फिर पूछ रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने ही अभी इस योजना को शुरू किया। मेन मुद्दे पे बात करें योजना में होगा क्या, तो इस योजना में पहले तो याद रखना ये सरकारी, केवल मात्र सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। इसमें नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली अभी भारतीय कौन है? तो इनका नाम है रिओह लंग धर, इनका नाम है। थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 इस बार इसका ये 8वां संस्करण है। अक्टूबर नवंबर में ये होगा। कहाँ पे होगा? डोमिनिकन रिपब्लिक जो देश है वहां पे होगा। और अभी इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओह लंग धर को चुना है। ये एक भारतीय है, इसलिए हम इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि वेन्यू तो पूछ ही सकता है, वो कौन सा एडिशन है ये भी पूछ सकता है। अब सहायक रेफरी भी भारतीय बन गई है तो प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 स्टार और बन जाएंगे, 3 लगा लो स्टार। और ये कहाँ से ये पूछे तो मेघालय से है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि अब आप पूछोगे कि क्या इस तरह की पद पर चुने जाने वाली ये पहली भारतीय है? तो नहीं, पहली नहीं है, ये दूसरी है, क्योंकि उनसे पहले उवेना फर्नांडिस जो जॉर्डन में जो 5वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था 2016 में, उसमें वो पहली भारतीय थी सहायक रेफरी चुनी जाने वाली। तो इस तरह से ये दूसरी महिला बन गई है। बाकी अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करें तो इस बार ये 8वां वाला हो रहा है, यहाँ पे होगा। और इससे लास्ट वाला जो एडिशन है 2022 वाला, वो भारत में हुआ था। अभी तक जितने भी एडिशन हुए एक बार भारत में हुआ है, तो वो वाला जरूर याद रखिएगा। भारत में 2022 में ये इसका लास्ट एडिशन हुआ था। इसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। वैसे पहला एडिशन 2008 में हुआ था न्यूजीलैंड में, उत्तर कोरिया ने जीता था, यूएस को हराया था। ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिसेंटली वाला तो है ही सही इंपॉर्टेंट। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ सिंपल सा जाते जाते। और हाँ, जाने से पहले, होमवर्क प्रश्न बताने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे देखो नीचे आप एक लाइक का बटन होता है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अपने दोस्तों के साथ में एक बार अपने वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। जो मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, व्यूज नहीं आते, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब होमवर्क प्रश्न क्या है मेरा आपसे, कि पहली बार जो अभी ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे ये 2025 में होंगे, वैसे पहली बार होंगे, आपको बताना है कहाँ पर होंगे, यही मेरा प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने 15 से लेके 21 अगस्त तक के कवर कर लिए हैं। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।